कि टेस्ट में आप पकड़े अपनी कमियों को, ठीक है। इसीलिए क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज में आपका ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट को कवर किया गया, लगभग 18 टेस्ट हो चुके हैं अब तक। क्यों? 2 टेस्ट और बचे हुए हैं, तो 18 टेस्ट में आप पूरे अपने सारे रिजल्ट को एक फाइलिंग कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कहीं रख दीजिए। और सारे टेस्ट का सब्जेक्ट वाइज हुआ है, कंबाइन हुआ है वो चीजें। अभी पूजा जी ठीक मेहनत कर रही हैं, पता चल रहा है, उनका टेस्ट मैं भी देख रहा हूँ और ठीक है, मेहनत कर रही हैं। तो जो मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू, वो मेहनत तो कर ही रहे हैं, आप लोग सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ड्राइवर होता है तो ड्राइविंग तो कर ही रहे हैं आप लोग, लेकिन किस एंगल से कर रहे हैं, ऐसी ड्राइविंग करनी है गाड़ी का कि माइलेज भी अच्छा हो, मेंटेनेंस कम हो, परफॉर्मेंस बेहतर हो गाड़ी का, और आप अपने मंजिल पे ही पहुंचे। ठीक है, तो चीजें हैं, आप एनालिसिस करके उन कमियों को देखें कहाँ है, नहीं समझ आ रहा है आके पूछिए, कैसे दूर होगा टीचर बताएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं आ पा रहे हैं भाई कोरोना में, फोन से पूछिए, चीजें हैं। उसी तरह सारे लोग भाई, सारे लोगों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो चीजें हैं। मैं जहाँ देख पा रहा हूँ कि हाँ थोड़ा थोड़ा आप लोग सुधार करें। क्या? हम्म हम्म, ये बहुत ज्यादा गलती होती है आपकी मात्रा, समझ रहे हैं? तो उसको सुधारिए, छोटी की बड़ी की मात्रा में अंतर समझिए, मैं पहले भी बताया हूँ। तो अभी सुधार लेंगे तो सही रहेगा, बाद में वो आपके लिए घातक हो जाएगा। एक दो गलतियां तो सबसे होती है, हम ही लोग लिखते हैं तो हम लोग की मात्रा गलत हो जाती है, सबकी होती है। लेकिन एक दो गलतियां को इग्नोर किया जा सकता है, ज्यादा गलती करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो चीजें हैं ये सब। सिर्फ हमारा उद्देश्य पढ़ाना ही नहीं है ना, आपकी कमियों को भी बताना है, कहाँ कैसे सुधार हो। ठीक है, अच्छा। क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे? ठीक है, तो IDPI लिख लिए हैं, और अब लिखिए IFCI, हेडिंग डालिए। हम लोग विकासात्मक बैंक पढ़ रहे हैं। ठीक है, विकासात्मक बैंकों में हमने ये चीज जाना कि कितने तरह के बैंक हैं। बैंक अलग अलग सेक्टरों में काम कर रहे हैं, कुछ ग्रीन बैंक से संबंधित है यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ उद्योग के विकास में काम कर रहे हैं, कुछ हाउस डेवलपिंग सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, यानी हाउस डेवलपमेंट में लोन उपलब्ध कराना, तरलता को बनाए रखना, पैसे की आवागमन को जो भी उससे जुड़े कार्य कर रहे हैं, पैसे की सुविधा ले सकते हैं, वहां जमा कर सकते हैं जो भी काम है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री से संबंधित हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो उद्योगों के विकास के लिए पढ़ रहे हैं, विकासात्मक बैंक, इसीलिए इसे विकासात्मक बैंक कहा जाता है। विकासात्मक बैंक कई टाइप के हैं, आपको पहले भी हमने चार्ट बना के बताया है कि आपने हाउसिंग सेक्टर में, डेवलपमेंट में, लघु कुटीर उद्योगों में, इसमें भी नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल के अलग है। ये सब चार्ट आपको पहले के क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, अभी जो है पार्ट वाइज पार्ट, IDBI हमने पढ़ लिया है, IFCI को आगे पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ जानेंगे, लिखेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है, तो IFCI के बारे में लिखिए कुछ। तो इसका जो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन
ऑफ इंडिया। नाम से ही पता चल रहा, इंडस्ट्रियल यानी उद्योग को फाइनेंस सुविधा देती है। सहकारिता, कोऑपरेशन, सहकारिता, ठीक है, सहकारी रूप से ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो कैसे करा रही है, उसके पहले इसको जानना होगा कि इसकी स्थापना 1948 में हुई, 1948 में स्थापना 1948 में। भारत का प्रथम अखिल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। अखिल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। अखिल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अब प्रश्न उठेगा अखिल भारतीय और भारतीय में क्या अंतर है? दीपिका जी बताइए। बताइए। ऑल इंडिया, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ बताएं। पूरे देश के लिए, और इंडिया माने, तब इंडिया माने क्या? नहीं पता? देखिए, आप जानते हैं कि AIS होता है जिस तरीके से ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा। ऑल इंडिया सर्विस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से दीपिका जी बताने दीजिए, दीपिका जी को बारी बारी सबसे पूछेंगे। हाँ बताएं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। IFS, कौन सा IFS? हाँ ओके ओके ठीक, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये अखिल भारतीय है। बाकी IRS वगैरह है, इंडियन सर्विस है, दोनों में अंतर है। वो गौतम जी हैं क्लास में, अगर तो बताएं। अखिल भारतीय का मतलब क्या? हाँ बताएं गौतम जी, अखिल भारतीय का मतलब क्या होता है? हम्म हम्म। क्या मैंने पहले भी पढ़ाया है? अखिल भारतीय का सही परिभाषा कौन देगा? देवराज जी बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, आपका स्पष्ट नहीं है, आंसर स्पष्ट नहीं। वो बात सही है आपकी, इस बात को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्पष्ट बताएं परिभाषा कि कौन से हैं। आप जैसे आप बताइए, सुनिए, अगर आपकी परिभाषा को मान ले तो चयन तो राज्यपाल का कौन किया? केंद्र सरकार। और सैलरी कौन दे रहा है राज्यपाल का? स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब अखिल भारतीय राज्यपाल होना चाहिए नाम। अगर आपकी परिभाषा को मान लिया जाए गौतम जी, तो इसका मतलब यही है कि राज्यपाल के शब्द में भी हम अखिल भारतीय जोड़ सकते हैं। बोलिए। नहीं ना, नहीं जोड़ सकते।
तो बताइए आशुतोष जी, आप बताइए। बताइए, कोई मिनट 2 मिनट आप पढ़े हैं इतना दिनों से, इंडियन पॉलिटिक्स कम से कम तो याद नहीं है। ये बताइए आशुतोष जी, सो गए क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज पहुंच रही है सबको? बताइए अखिल भारतीय का मतलब, जल्दी जल्दी बताइए, समय व्यर्थ न करें, पढ़ा हुआ चीज पे इतना टाइम नहीं दूंगा। दीपिका जी आप नहीं, आशुतोष जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जैसे नहीं समझाना है, परिभाषा बताना है। सुनिए सुनिए, जैसे नहीं समझाना है, परिभाषा बताइए अखिल भारतीय का मतलब क्या होता है। यही पढ़े हैं, 3-4 बार इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ लिए। देवराज जी आप बताइए, क्या खोलने चले गए कॉपी आप लोग? बोलिए। हम्म, हम तरीका अखिल भारतीय का नियुक्ति नहीं पूछे हैं कि अखिल भारतीय की नियुक्ति कैसे होती है। चलिए आप माइक बंद कीजिए, रवि जी बताइए, आपका भी सुन लें। बिल्कुल सही बात है। साझा सेवा का मतलब ही है कोऑपरेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिए केंद्र और राज्य, आपके पास दो सरकारें हैं अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही है। केंद्र सरकार पूरे केंद्र के लिए काम करती है, यानी पूरे भारतवर्ष के लिए। राज्य सरकार अपनी सीमाओं के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती है। तो जब आजादी हुई तो उस समय महसूस किया गया कि आईसीएस, जिसको इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते थे, उसको बना के रखा जाए अथवा नहीं। आईपीएस एक सेवा रही, उसके बारे में भी सोचा गया कि अब तो आजादी मिल गई, इन सेवाओं को खत्म कर दिया जाए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से जानते हैं आप, उन्होंने इसके पक्ष में अपना वक्तव्य दिया और कहा कि ये भारत देश को मजबूत करेंगी। दीपिका जी माइक बंद करें, माइक अपना म्यूट करें। तो ये दोनों, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि केंद्र राज्य दोनों के लिए ऐसी सेवाएं खोजी गई। सेवा का मतलब सर्विस में, यानी लोगों की सेवा कर रही है। लेकिन आईसीएस का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, आईएएस। ठीक है, यही आईसीएस आईएएस हो गया। और फिर उसके बाद आईपीएस, दो सेवाएं हुई। बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कई सेवाओं के लिए रिपोर्ट गई कि इनको भी बनाया जाए, एजुकेशन सर्विस, जुडिशरी सर्विस, तमाम सेवाएं। लेकिन इसका ही चयन किया 66 में आके। ठीक है, तो 3 सेवाएं हो गई। 3 सेवा ये करती क्या है, ये दोनों केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करती है।
यानी साझा सेवा, यानी अगर खाना एक थाली पे खा रहे हैं और दोनों लोग मिलकर खा रहे हैं एक ही थाली, यानी साझा, उस थाली का आपने साझा कर लिया, यानी दोनों भागीदारी कर लिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए। और यहां पे ये कहना पूरी परिभाषा की केंद्र करता है, ये तो प्रक्रिया बता रहे हैं। पूछ रहा हूं मैं आपका नाम, आप बता रहे हैं कि मैं कहां रहता हूं। टू द पॉइंट आंसर देने का अभ्यास करें, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे अचानक प्रश्न किए जाएंगे और आप न तो कॉपी रहेगा न तो कुछ रहेगा, टू द पॉइंट आंसर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग का दिया गया आंसर सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन टू द पॉइंट नहीं है। टू द पॉइंट यही है कि केंद्र राज्य के दोनों की मिली हुई, यानी दोनों की सहमति हुई, साझा हुई, दोनों सहमत हुए और उस पे सेवाएं क्रिएट की गई। इन 3 सेवाओं और अन्य भारतीय सेवा, यानी अगर देखें तो 3 प्रकार की सेवाएं हैं। ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन सर्विस, स्टेट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस जो कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करती हैं। जाहिर सी बात है कि केंद्र उसका यानी केंद्र स्तर पे उसकी भर्ती होगी, ट्रेनिंग होगी, सब कुछ होगी। अगर गौतम जी की परिभाषा और इनकी परिभाषा को जोड़ दे तो क्या यह सही हो पाएगा? अभी देवराज जी कहें कि केंद्र सरकार करेगी, भर्ती करेगी, और फिर उसके बाद तब तो दिल्ली और पुडुचेरी की सिविल सेवाएं, दिल्ली और पुडुचेरी की पुलिस सेवाएं कौन भर्ती करता है? केंद्र सरकार। किसके लिए कर रही है? दिल्ली एक राज्य है, राज्य के लिए कर रही है। तो क्या ऑल इंडिया सर्विस कर देंगे आप? बताइए, आप ही बताइए। दिल्ली और पुडुचेरी के लिए सिविल सेवा है, सिविल सेवा है जिसकी भर्ती यूपीएससी करती है, पुलिस सेवा भी जिसकी भर्ती यूपीएससी करती है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसको तनख्वाह दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो क्या अखिल भारतीय कर देंगे? ये स्पष्ट होना है। केंद्र राज्य की साझा, जब तक सहमति ना हो और केंद्र राज्य की साझा सेवा बनी हुई है, ठीक है। और इसमें आईएएस है, आईपीएस है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, यानी भारतीय वन सेवा। ये 3 सेवाएं हैं जो राज्यों में काम करती हैं। अब देखिए, साझा सेवा का मतलब क्या हो गया? प्रश्न है यहाँ पे, साझा सेवा ये कहना कि राज्य सरकार के लिए कार्य कर रही है, राज्य सरकार, ये गलत बात है। इसलिए क्यों? अभी केंद्र सरकार में भर्ती हुई, यहाँ पे मान लीजिए उसका ट्रेनिंग हुआ, सब कुछ हुआ, यूपीएससी ने भर्ती की और लाल बहादुर शास्त्री मसूरी में जाकर इन्होंने ट्रेनिंग किया, या सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी हैदराबाद में जाकर ट्रेनिंग किया, आईपीएस के रूप में, आईएएस के रूप में, और किसी स्टेट में जाके वो काम किए, मान लीजिए यूपी में, बिहार में, तमाम जगह कार्य किए। और फिर उसके बाद टेन्योर सिस्टम के माध्यम से उसे टेन्योर सिस्टम के माध्यम से इसी अधिकारी को फिर से केंद्र सरकार में बुला लिया गया 2 साल 4 साल के लिए, ठीक है। तो टेन्योर सिस्टम के माध्यम से इसे बुला लिया गया और फिर केंद्र सरकार के लिए काम करने लगी। और फिर जरूरत हुआ, 2 साल 4 साल पूरा हुआ, फिर आ गया राज्य में, उसी कैडर में, यूपी या बिहार जिस कैडर में काम कर रहा है उस कैडर में आ गया। यानी कभी राज्य के लिए, कभी केंद्र के लिए, कभी राज्य के लिए, कभी केंद्र के लिए। ये है उसका सिस्टम। तब जाके अखिल भारतीय सेवा करते हैं। ये नहीं कि भर्ती कर दिए, पेंशन ही दे रहा, ये सब नहीं। मैंने क्या बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिया केंद्र सरकार में, और फिर कार्य कर रहा है राज्य के लिए, और राज्य सरकार उसे वेतन दे रही, तो क्या करे? अखिल भारतीय बोल देंगे। दिल्ली और पुडुचेरी सेवा जो है उसकी भर्ती यूपीएससी करता है, ट्रेनिंग भी केंद्र सरकार की संस्थान देती है, तो क्या करे? राज्य सरकार में तो काम करती है, क्या अखिल भारतीय सेवा कर देंगे? यानी समय समय पर अब दिल्ली और पुडुचेरी सिविल सेवा, और इसमें अंतर क्या है? दिल्ली और पुडुचेरी सिविल सेवा या पुलिस सेवा के अधिकारी जीवन प्रयत्न, यानी पूरे जीवन काल, यानी जितनी सर्विस पीरियड है वो दिल्ली अथवा पुडुचेरी में ही सेवाएं देंगी, केंद्र सरकार पे नहीं जाएंगी।
जब तक कि उसका कैडर ना बदल जाए, यानी मान लीजिए पुलिस सेवा है, वो प्रमोशन करके आईपीएस ना बन जाए, जब तक आईपीएस के कैडर में नहीं पहुंच जाएगा तब तक। तो ये चीज है, ये दोनों में आ रही है जा रही है। मान लीजिए अभी कहीं के डीएम है, बुला लिया गया केंद्र सरकार में, क्या आइए भाई किसी गृह मंत्रालय में। हाँ बोलिए बोलिए। स्टेट, बिल्कुल स्टेट में जब तक उसका प्रमोशन, अगर मान लीजिए पीसीएस है, ठीक, उसका प्रमोशन जब तक आईएएस कैडर में नहीं हो जाएगा तब तक अगर डिप्टी एसपी है या डीवाईएसपी है, और ये जब तक तब तक पूरे राज्य सरकार की सेवाएं करेगा, केंद्र नहीं करेगा, जब तक कि आईपीएस का कैडर में उसका प्रमोशन ना हो जाए, प्रमोशन ना हो जाए। वो स्टेट सर्विस, ये पीसीएस, डिप्टी एसपी जितने भी हैं, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, स्टेट चाहे भर्ती कमीशन हो, चाहे कुछ भी स्टेट का हो, अगर वो सिर्फ अपने राज्य के लिए काम कर रही हैं तो वो सिर्फ स्टेट के लिए कर रही हैं, और उसके द्वारा जो परिणाम आएंगे वो स्टेट लेवल के ही कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखिए भर्ती स्तर पे यूपीएससी, इनकी भर्ती कौन कर रहा है? यूपीएससी। और यूपीएससी आप देख रहे हैं कि केंद्र के लिए भी भर्ती कर रही है और राज्य के लिए भी भर्ती कर रही है, दिल्ली और पुडुचेरी तमाम सेवाओं के लिए भी, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक राज्य चाहें तो मिलकर भी भर्ती यूपीएससी से करवा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है, ठीक है। और आर्टिकल 312 में इनका व्याख्यान है कि हाँ भाई ये सेवाएं हैं, बाद में आईएफएस को जोड़ दिया गया। और आप देखेंगे कि संविधान में न्यायिक सेवा की भी बात की गई है, लेकिन उसको क्रिएट अभी नहीं किया गया, ठीक है। तो वो बाद में इंडियन पॉलिटी में और डिटेल पढ़ेंगे, अभी चूंकि इकोनॉमिक्स में आ गया शब्द इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है। ये यूपीएससी चूंकि केंद्र के लिए भी भर्ती कर रही है और राज्य के लिए भी भर्ती कर रही है, ऐसे स्थिति में यूपीएससी भी अखिल भारतीय संस्थान हो गया, ठीक। इसी तरीके से अभी जो बात कहें, और फिर समझा देंगे आपको आईपीएस और डिटेल, लेकिन अभी जो मुख्य मुद्दे पे अगर आए इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, तो अखिल भारतीय का मतलब क्या हो गया? जो केंद्र राज्य दोनों के लिए कार्य करे उसे अखिल भारतीय कहेंगे। और अभी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक, अभी आपने क्या पढ़ा? IFCI ये पढ़ रहे हैं, यानी अगर देखें ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य कर रही हैं, ठीक। केंद्र राज्य के दोनों के उद्योगों के बढ़ावा देने, उसे स्थापित करने के लिए ये कार्य कर रही हैं, ये कैसे? वित्तीय सुविधाएं देकर। तो इसलिए ये अखिल भारतीय कहलाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, किसी को कोई डाउट? क्या चीज रिपीट कर दें? हाँ चलिए, इसकी स्थापना 1948 में हुई, इसकी स्थापना 1948 में हुई, ठीक। और ये जो है चूंकि केंद्र राज्य के लिए दोनों के लिए सेवाएं दे रही है, इसलिए अखिल भारतीय विकासात्मक औद्योगिक विकासात्मक या विकासात्मक बैंक है, ठीक। ये लिख लीजिए। इसका कार्य मध्यकालीन और दीर्घकालीन
मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन उपलब्ध कराना काम है। लिखवाए तो थे, भूल गए क्या? शुरू में तो हेडिंग में बताया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लिखिए, रुपए तथा विदेशी मुद्रा, रुपए रुपए तथा विदेशी मुद्रा में ऋण और अग्रिम राशि, ऋण और अग्रिम राशि का मतलब एडवांस, मैंने पहले भी बताया है एडवांस और दोनों में अंतर। ग्रीन और अग्रिम मतलब मुद्रा, ऋण और अग्रिम राशि, यानी लोन और एडवांस, लोन और एडवांस। लोन और एडवांस उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है उपलब्ध कराता है उद्योगों द्वारा खुले बाजार से, उद्योगों द्वारा खुले बाजार से लिए गए ऋण पर गारंटी देता है। ठीक है, गारंटी देता। अंडर राइटिंग
अंतर्लेखन का कार्य करता है, अंतर्लेखन का कार्य करता है। अंडर राइटिंग अंतर्लेखन का कार्य करता है। अंतर्लेखन अंडर राइटिंग पहले भी समझा चुके हैं, यानी नए शेयर जारी करने में सहयोग किस प्रकार से करता है, एक प्रकार से गारंटी देकर। अगर किसी कंपनी का नया शेयर है और वो मार्केट में जारी होता है तो जाहिर सी बात है नई कंपनी है तो उतना विश्वास नहीं बनेगा, लेकिन इस बैंक पे तो विश्वास है लोगों का। तो ये गारंटी एक प्रकार से देता है कि इस शेयर को बाजार में बेचा जा रहा है, अगर ये नहीं बिका, अगर मार्केट में बेचा जा रहा है, अगर ये नहीं बिका तो IFCI स्वयं उसे खरीद लेगा। इसी गारंटी को अंतर्लेखन या अंग्रेजी में अंडर राइटिंग कहते हैं। अंडर राइटिंग कहते हैं। बाद में किए जाने वाले भुगतान, बाद में किए जाने वाले भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, अब भारत सरकार का अगर उपक्रम है तो इसकी जर्नी जानते हैं कैसी रही? जर्नी का मतलब कैसे कैसे उपक्रम बना, आपकी जानकारी के लिए बता दें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई संस्था के रूप में। ठीक ना, 1948 में इसकी स्थापना हुई। 1993 में ये पब्लिक कंपनी, ठीक है, 1993 में, जानकारी के लिए लिख लीजिए, 1993 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बना और फिर उसके बाद 2015 में ये गवर्नमेंट कंपनी बना। यानी उपक्रम, और 1993 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और टुडे ये किस प्रकार से काम कर रहा है? वर्तमान में ये काम कर रहा है, इसको लिख लें, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में भी कार्य कर रहा है। NBFC के क्षेत्र में भी ये कार्य कर रहा है। ठीक है, NBFC के क्षेत्र में भी ये कार्य कर रहा है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताएं सब। लिख लिए?
हाँ जी, क्या गवर्नमेंट कंपनी के रूप में स्थापित हुई, गवर्नमेंट कंपनी हाँ काहे नहीं देगा, ये और एडवांस होता गया ना, काहे नहीं देगा, काम तो वैसे ही है, काम थोड़ा ना बदल जाए। अरे उसका स्वरूप भाई साहब बदला, पहले स्थापित हुआ, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, फिर 2015 में गवर्नमेंट कंपनी के रूप में पूरी तरह हो गया, फिर वर्तमान में नॉन बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में भी वो काम कर रहा है, ठीक है ना, ये उसका है। और आप पहले ही हम बता चुके हैं कि इसका जो आईडीबीआई 50% जो आईडीबीआई का है पैसा, ठीक ना, इसका जो हिस्सा है पैसे का वो 50% आईडीबीआई का लगा हुआ है, ठीक, बाकी 50% उसमें इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक, बैंक है, अदर बैंक है, ठीक ना, फाइनेंस कंपनी है, तमाम इस प्रकार से अन्य लोगों का लगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी, आइए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है, चलिए तो आगे बढ़ो। आइए अब लिखते हैं आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई हेडिंग लिखिए आईसीआईसीआई, आईसीआईसी फिर आईसीआईसी फिर आई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये लिख चुके हैं आप, उसी के आगे अब बढ़िए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक, यह भी औद्योगिक क्षेत्र में वित्त सुविधाएं प्रदान करने वाला बैंक है, ठीक है, तो इसके बारे में भी है, सबका काम एक ही टाइप का है, इसके बारे में भी कुछ लिख लें। इसकी स्थापना 1955 में हुई, यानी 1955, 1955 में, ठीक है, 1955 में हुई। निजी क्षेत्र के लिए, निजी क्षेत्र के लिए विकासात्मक बैंक के रूप में, निजी क्षेत्र के लिए विकासात्मक बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसकी पूंजी में, इसकी पूंजी में यानी इसके अंदर जो पैसा लगा है, इसकी पूंजी में विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों, इसकी पूंजी में विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों, विदेशी कंपनियों जैसे विश्व बैंक की भी, जैसे विश्व बैंक का भी वित्त लगा है, यानी शेयर उसका भी है।
कार्य लिख लीजिए। कार्य लिखिए। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, तो टीचमेंट पे मैसेज कर रहे हैं, किए थे, अकेले पढ़ना चाह रही हैं आप। गुड मॉर्निंग भैया का अच्छा, सुबह का है क्या मैसेज, क्या अभी का है? हाँ हाँ, सुबह वाला क्या हो गया था सुबह? फिगर नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है? क्लियर है तो दोबारा लॉगिन कीजिए। हाँ, दीपिका बोल रहे हैं, अरे आप चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इससे पता चल रहा है कि आप लोग एक्टिव हैं। हम्म, ओके, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छे, तो इसके कार्य लिख लीजिए। कार्य सेम है, सबके ना याद हो तब भी वही अंतर्लेखन करना। ठीक, विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त करना, क्योंकि विदेशी विदेशी क्षेत्र में भी प्राइवेट है तो इसकी दायरे जानते हैं, बाहरों में भी काम करते हैं। विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त करना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराना। वही चीज, सब वही है भाई, क्या लिखवाएं? ऋण की गारंटी लेना, प्रबंधन तकनीकी सहायता प्रदान करना, निजी क्षेत्र के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियों को भी सहायता प्रदान करता है। प्राइवेट के साथ सरकारी भी, निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को भी सहायता प्रदान करता है। ठीक, सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराता है। सॉफ्ट लोन का मतलब हो गया कम ब्याज वाला। 1973 के बाद 1973 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने का काम कर रही है या प्राप्त करने का। ठीक है, दोनों काम कर रही है। 1973 से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी मुद्रा में भी ये काम कर रही है। भारत सरकार का कस्टोडियन, भारत सरकार का कस्टोडियन यानी संरक्षक, कस्टोडियन बैंक भारत सरकार का कस्टोडियन बैंक है। आप पूछता भी है तो आप मारेंगे इस बैंक को, ठीक है ना। भारत सरकार के कस्टोडियन बैंक के रूप में ये कार्य करता है।
संरक्षक, संरक्षक बैंक के रूप में कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एडीआर और जीडीआर के रूप में, एडीआर एंड जीडीआर के रूप में धन प्राप्त करता है। ये यूपीएससी में भी आ चुका है, एडीआर एंड जीडीआर। ठीक, एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर जीडीआर क्या है? इकोनॉमिक्स पिछले बार किए हैं कि नहीं? पिछली कक्षा किए थे? ओके। एडीआर एंड जीडीआर, ठीक है। देखिए, समझ लीजिए। आइए इसको समझते हैं। एडीआर एंड जीडीआर इकोनॉमिक्स की भाषा में अंतर क्या है? ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, ये भारत के उद्योगों के विकास के लिए एडीआर एंड जीडीआर के रूप में विदेशी मुद्राओं के रूप में विदेशी बाजार से धन प्राप्त करती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पैसे लाने का कार्य कर रही है। अधिक से अधिक भारतीय बाजार में उद्योगों में निवेश हो सके, उद्योगों के लिए वो धन प्राप्त करने का कार्य करती हैं। एडीआर जीडीआर, एडीआर एंड जीडीआर, that means American Deposit Receipt and Global Deposit Receipt, एडीआर एंड जीडीआर। ये भारत की भूमि है। मान लीजिए अगर इसे आसानी से समझें, ठीक, ये इंडिया है और इंडिया तमाम अन्य देश हैं यहाँ। ठीक, ये अन्य देश हैं तमाम, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है, तमाम शॉर्ट में बता दिए आपको। अब ये देखिए, अगर आईसीआईसीआई जो बैंक है वो पैसा काम कर रही है यूएसए में, कार्य वही है, यूएसए में काम कर रही है, ठीक है, अमेरिका से पैसा इकट्ठा करने का काम कर रही है। भाई रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट जैसे डिवेंचर बॉन्ड होता है, यानी वहां के लोग पैसा लगाए, अब मेच्योरिटी पीरियड होने के बाद उन्हें उसका लाभ मिले। क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर कंट्री है, इसलिए इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है एडीआर। एडीआर के रूप में अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ये जो है ये बैंक अमेरिका से पैसा कलेक्ट करता है और भारतीय उद्योगों के विकास के लिए लोन, सॉफ्ट लोन इत्यादि के रूप में भारतीय उद्योगों को प्रदान करता है। अब यही आईसीआईसीआई बैंक है, बाय द वे ऑस्ट्रेलिया जाए, ठीक, यूरोपीय कंट्री है, यहाँ यूरोप में काम करे, ब्रिटेन में काम करे, फ्रांस में इत्यादि, ऐसी स्थिति में कार्य तो वही है, पैसा कलेक्शन करना उद्देश्य। लेकिन जब अमेरिका के बाहर अन्य देशों में वो कार्य करती है इस प्रकार का, तो उसे ग्लोबल कहते हैं, जीडीआर, जीडीआर कहते हैं। ठीक, अमेरिकन यानी डॉलर में काम कर रही है, विदेशी मुद्रा में काम कर रही है तो एडीआर,
एंड अन्य देशों में काम कर रही हैं, ठीक, ऐसी बात है कि डॉलर में ही काम करते हैं लोग, तो अन्य देशों की भूमि पर काम कर रही है पैसा कलेक्शन करके भारतीय उद्योगों के विकास के लिए इत्यादि, तो ऐसी स्थिति में उसे जीडीआर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एडीआर जीडीआर ये है। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एडीआर जीडीआर के पॉइंट, कि एडीआर एंड जीडीआर में अंतर क्या है, जीडीआर एंड एडीआर, ठीक, वर्सेस लिख लीजिए एडीआर एंड जीडीआर में अंतर, ठीक, जो मुख्य रूप से है ठीक, आइए ये इशू कहां जारी, यानी जारी कहां होता है, इशू कहां जारी होगा, ये अन्य देशों में, यानी ये अमेरिका में, ये फॉर अमेरिका होगा, अमेरिका में, ठीक। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इसको साफ साफ यहां बना लें, एडीआर एंड जीडीआर में अंतर अगर देखें, जीडीआर, ठीक है, ऐसे लिखें, दोनों में अंतर, तो वर्सेस ये आपका एडीआर हो गया और ये जीडीआर हो गया, यानी जारी कहां होता है, इशू कहां होगा, ये अमेरिका में, ठीक, अमेरिका में। जीडीआर जो है वो कहां जारी होता है, ठीक, अदर कंट्री में, अदर कंट्री में मुख्य रूप से यूरोप में, यूरोपियन पैसे वाले हैं, और क्या जाके केन्या में जारी करवाएंगे, बताइए, यानी अदर कंट्री में मुख्य रूप से यूरोप में, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, हेल्प लिखिए, पर्पस क्या है, हेल्प एक्वायर रिसोर्सेज इन द यूएसए, ठीक, हेल्प एक्वायर, अरे हेल्प एक्वायर ठीक, हेल्प एक्वायर पर्पस क्या है, सहायता प्रदान करना अमेरिका की भूमि पर पैसे के रूप में, ठीक, हेल्प एक्वायर पैसा कलेक्ट करना, रिसोर्सेज इन द यूएसए, और ये हेल्प एक्वायर कहां कलेक्ट करेगा, अदर कंट्री में, ठीक। ये लिखिए, ये कैसे करेगा, ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, यानी इसका मेन थीम क्या है, इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, एडीआर में लिखिए, इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंपनीज, इसकी सीमाएं क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, अमेरिका लिख ही चुके हैं, इसका क्या है, अमेरिका के बाहर, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनी, कहां, अमेरिका में, क्यों, सारी बड़ी से बड़ी फॉरेन कंपनी कहां पर है, अमेरिका में है, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनी वहां इन्वेस्ट भी करती है, इसके माध्यम से इन्वेस्ट भी किया जाता है, ठीक है ना, एडीआर के माध्यम से इन्वेस्ट करती है पैसा, यानी इन्वेस्ट करवाती है एक तरीके से, ठीक है ना, और करती भी है पैसा आदान प्रदान। दूसरा, ये जो जीडीआर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, कि
आप इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट कंपनी जीडीआर में। ठीक है, इसमें क्या है, लिस्टिंग जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें एडीआर में अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टिंग है कंपनी उसमें करती है, और ये अदर कंपनी में। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ सीमाओं का अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ है, कुछ ऐसा, सिर्फ वो अमेरिका में काम कर रही हैं और ठीक है। तो ये एडीआर जीडीआर में है, अंतर है इसका। और तो कुछ नहीं मतलब ठीक। ओके ओके ओके, ठीक है। सबको आ गया समझ? ओके, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग इसमें बताने लायक है, लेकिन पिछली कक्षा में बता चुके थे, जो पिछले इकोनॉमिक्स पढ़े हैं उसके बाद भूल गए, तो ये बड़ा कष्टदायक है, इसको भूले नहीं आप लोग, याद ही रखें। चलिए आगे अब देखते हैं क्या पॉइंट है, क्या होता है। एक सेकेंड, तो फिर से लॉगिन कर लीजिए। बाकी लोग को आ रहा है आवाज? बाकी लोग को आ रहा है? हेलो, नहीं आ रहा है? ये नेटवर्क बड़ा कष्टदायक है भाई। एक सेकंड, ओके, अच्छा, और एक लिख लीजिए आईडीआर, ठीक है ना, आईडीआर, एडीआर लिखा आपने, ठीक, जीडीआर लिखा एंड आईडीआर, ये अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट, और आई से हो जाएगा इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट।
देखिए इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है, ये जो इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट फॉरेन कंपनियों को भारत की भूमि में रेज करना, उठाना, ठीक है। भारत की हाँ तो है भाई, दिख रहा है कि नहीं सबको, ठीक है। तो इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो भारतीय मुद्रा में धन का जो है आईसीआईसीआई जो बैंक है वो क्या करती है, मान लीजिए, या अन्य बैंक, ऐसी बैंक, ये सबसे बड़ा बैंक है तो इसी को पढ़ना है हम लोग को। तो आईडीआर जीडीआर ये इंडियन, ये अमेरिकन, यानी अमेरिका की भूमि में, अमेरिकन मुद्रा में, ग्लोबल अन्य देशों की मुद्रा में, अन्य देशों की भूमि पर, भारतीय मुद्रा में, भारतीय भूमि पर विदेशी बैंकों को सहायता करना, उसका उद्योग को विकास करना, वो इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट कहलाता है। इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए कि इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट इज ए मेथड फॉर फॉरेनर कंपनीज या फॉरेन कंपनीज टू रेज देयर कैपिटल इन इंडिया। यानी इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट भारतीय भूमि पर विदेशी कंपनियों के सहायता के लिए होता है और कार्य करता है। ठीक है, क्या चीज? टू रेज फॉरेन कंपनी, फॉरेन करेंसी नहीं भाई, इंडियन करेंसी है, ठीक है। इंडियन करेंसी ना हो गया, इंडियन की भूमि में फॉरेन करेंसी क्या करेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखना हो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ए मेथड फॉर फॉरेन कंपनीज टू रेज देयर कैपिटल इन इंडिया। ठीक है, और इस प्रकार से अगर तीनों में अंतर देखा जाए, तीनों में अंतर एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर, ठीक। तो बेसिक अंतर क्या दिख रहा है, आप लोग खुद बताने में सक्षम होंगे, ठीक। एडीआर कहां पे जारी होगा, अमेरिका में। ये कहां जारी होगा, ग्लोबल स्तर पे, मुख्य रूप से यूरोप में, ठीक। ये कहां जारी होगा, इंडिया में, ठीक। ये इंडिया में जारी होगा। ठीक है, और ये जो है अमेरिका की लिस्टेड कंपनी, यानी यूएसए की लिस्टेड कंपनी के लिए कार्य कर रही है, ठीक। यानी वहां के अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, उनके लिए यूरोप में, यानी यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम कर रही है, एलएससी के लिए वगैरह, ठीक ना। लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज कंपनी एलएससी जो लिस्टेड कंपनी है, और ये क्या होगा, एनएससी। अभी आएगा आगे स्टॉक, उसको पढ़ेंगे हम लोग, एनएससी के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू हेल्प कंपनी, ठीक है ना। टू हेल्प कंपनी कैसे करेगी, कैसे कंपनियों को एक्वायर रिसोर्सेज यानी जो संसाधन है उसको सहायता प्रदान करके, एक्वायर रिसोर्सेज इन फॉर अमेरिका, एक्वायर रिसोर्सेज फॉर ओवरऑल वर्ल्ड, एक्वायर रिसोर्सेज फॉर इंडिया,
ये है, पूरा इस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, ठीक है ना। तो आपके मन में यह प्रश्न होगा कि कैसे, ये तो फिर अमेरिका के लिए काम कर रही है और ये यूरोप के लिए, कैसे, फिर कैसे, क्या फायदा होगा? अरे भाई, अमेरिका में भी कुछ कंपनियां भारतीय होंगी ना, भारतीय कंपनी, उनके ब्रांचेस भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो उनको भी ये भारत में आके तो पैसा लेंगे नहीं, वहां के ब्रांचेस वहीं पे काम कर रही हैं, वहीं पे सहायता लेंगे अमेरिका की। ये जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो काम कर रही है, मान ली टाटा वगैरह हो गया, रिलायंस वगैरह अन्य देशों में काम कर रही हैं, तो यहाँ से काम सहायता ले लेंगी। और भारतीय भूमि पे काम कर रही है, चाहे विदेशी कंपनी क्यों ना हो, तो यहाँ से मिल जाएगा सहायता, एक्वायर्ड रिसोर्सेज वहां से हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए? यानी किसी कंपनी को लोन वगैरह चाहिए तब भी वहां से हो गया। बोलिए, समझ पाएंगे नहीं पूरा पूरा खेल इसका? तो इसमें इसमें क्या है, डोमिनेंट किसका होगा? मुद्रा का, रुपए का। इसमें डोमिनेंट, ये सब में डॉलर चलता है भाई, भारतीय भूमि में डोमिनेंट डॉलर में काम करेंगे, यहाँ रुपए में करते हैं। ठीक है, ये बेसिक था जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये आईडीआर था, क्योंकि एडीआर जीडीआर तो आप जान रहे थे, आईडीआर बहुत कम लोग जान रहे हैं, इसीलिए मेरा पर्पस था इस क्लास में कि आईडीआर को भी बता दिया जाए। अगर आ ही गया आईडीआर तो आप तो बोलेंगे कि क्या, अब क्या करें, एडीआर जीडीआर तो पढ़े हैं। ठीक है ना, अब कहीं भी आएगा आप बता सकते हैं, बताने में सक्षम है तो लिख लेंगे। चलिए, अब मेरे ख्याल से आगे इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई भूलेगा तो फिर उस पर जुर्माना भी लगेगा, फिर दोबारा कोई पूछे कि हाँ भूल गए, तब ये नहीं चलेगा भाई, जिंदगी भर भूलते ही रहेंगे। अरे और भी कोर्स पढ़ना है कि यही आईडीआर और एडीआरए पे अटके रहेंगे? आइए आगे पढ़ते हैं। IRBI, IRBI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा लिखिए, फिर इसके बाद इसको रोकेंगे, ये पूरा हो जाएगा तो यूटीआई फिर पढ़ाएंगे कल। इसको लिखिए, इसकी स्थापना 1971 में हुई। इसकी स्थापना क्या हो गया बताइए? हाँ हाँ, दीपिका जी वीडियो आ रहा है? गौतम जी, अगर आपको दिक्कत आए तो रिकनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपके स्तर से दिक्कत है, यहां से नहीं दिक्कत है। ठीक है ना, जब भी आपको दिक्कत हो एक बार रिकनेक्ट हो जाए। आपके वहां हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम ज्यादा हो, इस प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। हाँ, तो लिखिए, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम IRCI था, जिसका मतलब हो गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
वर्तमान में इसका नाम IIBL ना, IIBL इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है। यानी 1997 से ये नाम है। उसके पहले, अब इसके नाम से ही जानते हैं इसको, तो पहले क्या नाम था, IRCI, बी के जगह पहले CI था, यानी सिर्फ C कर दीजिए तो आपका ये शुरू में जो स्थापित हुआ IICI के नाम से, फिर इस C को हटा दिए, फिर उसके बाद आपका इस नाम से स्थापित हुआ, लेकिन इसे इस नाम से जानते हैं। IIBL के नाम से हुआ, लेकिन इस नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इस नाम से जानते हैं। इसका मुख्य कार्य लिख लीजिए। मुख्य कार्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के रुग्ण इकाई, रुग्ण माने वो क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं रुग्ण इकाई को, अरे इंग्लिश में, बीमार तो हम भी जान रहे हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, बड़ा अच्छा वर्ड है, हाँ सिक, हाँ सिक कंपनी। ठीक है ना, तो जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की सिक कंपनियां हैं, बीमार है, घाटे में चल रही हैं, उनके लिए ये काम करती है ना। तो कैसे काम करती हैं ये लिखिए, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करना, इस कार्य के लिए यह वित्तीय सहायता, तकनीकी और प्रबंधकीय निर्देशन करके करती है। ओके, ये कैसे सहायता करती है, एक तो फाइनेंस के रूप में, यानी पैसे के रूप में, वित्तीय हो गया फाइनेंस, रुग्ण इकाइयों को फाइनेंस, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्तर पे, यानी तीनों तरीके से सहायता देती है। ये भी लिख सकते हैं, रुग्ण इकाइयों के लिए वित्तीय, तकनीकी और प्रबंध की सहायता प्रदान करता है। यानी अर्थात लिखिए, अर्थात मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, आप पढ़ चुके हैं मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, अब मत पूछिएगा कि मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, यानी अर्थात मर्चेंट बैंकिंग सर्विस के रूप में ये सहायता प्रदान करता है। एक प्रकार से क्या हो गया, मर्चेंट बैंकिंग सहायता। क्यों कि भाई मर्चेंट बैंकिंग में वित्त भी उपलब्ध करा रहा है, मैनेजमेंट भी उपलब्ध करा रहा है, टेक्निकल भी उपलब्ध करा रहा है, सलाह भी दे रहा है, कंसल्टेंसी का भी काम कर रहा है, यानी इत्यादि सभी कार्य जब कर रहा है तो उसको मर्चेंट बैंक कहते हैं, यानी मर्चेंट बैंक के रूप में काम कर रहा है।
ठीक है, ठीक है ना, बोलिए। हाँ, और बाकी सब तो सारे बैंक करते हैं इसी प्रकार। ये जो रुकने का आयोग के अंडर राइटिंग करेगा, ठीक है, उसके बाद अंडर राइटिंग करेगा ही, फिर उसके बाद आप लोन तो देगा ही, ठीक है, गारंटी लोन देगा, ये सब सब बैंक वही करते हैं, बाकी सब तो सब कॉमन है और कुछ अलग छोड़ो ना। हाँ, इसके साथ ये है कि मर्चेंट बैंकिंग सुविधा की भांति काम करता है, बाकी सब वही है, रुग्ण इकाइयों के लिए काम कर रहा है, गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, लोन उपलब्ध कराएगा, यही सब है। बाकी इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, छोटा सा था, ठीक है। तो इतना पढ़ लीजिएगा, कल फिर मिलेंगे। ठीक है ना, तो कल पढ़ाएंगे यूटीआई, ठीक, वहां से आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये खत्म हो गया, और कल पढ़ेंगे यूटीआई, एलआईसी वगैरह, और कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक, कल ये बैंक वाला पूरा लेसन खत्म, ठीक है ना, कल बैंकिंग सेक्टर पूरा खत्म। जो क्लास छोड़े हैं उनसे थोड़ा सा पूछ के देखिएगा, बताइएगा, एडीआर जीडीआर एंड एडीआर जीडीआर एंड आईडीआर पूछिएगा, देखिए क्या बताते हैं। कितने मेधावी हैं जो क्लास छोड़ छोड़ के आराम से मुद्रा में हैं, या तो वो हार मान चुके हैं, एग्जाम के पहले ही हार मान लिए हैं कि हमसे कुछ होगा नहीं, वास्तव में कुछ भी नहीं होगा उनसे, वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। हाँ बोले, हाँ, चुनावी बॉन्ड, ठीक है, हाँ क्या चाहिए, हाँ, अच्छा, बॉन्ड जानते हैं कि नहीं, बॉन्ड बॉन्ड जानते हैं, बॉन्ड, हाँ, बॉन्ड क्या होता है, पहले बॉन्ड बताइए तब बताते हैं। हम्म, हम्म, अरे चुनावी बॉन्ड कुछ नहीं होता जी, पैसा जानते हैं ना, ठीक ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहते हैं इसको। अरे कुछ नहीं, चुनावी चंदा जानते हैं, चंदा, है, पार्टियों को मिलने वाला चंदा जानते हैं कि नहीं, चंदा नहीं जानते हैं, सूरज को जानते हैं, बस गांव के बाहर भी निकलेंगे कि गांव में अटके रहेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो पार्टियों को मिलने वाला चंदा, पार्टियों को मिलने वाला चंदा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ये जो चंदा है इसी में तो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा है ही नहीं। मान लीजिए मोदी जी को चंदे के नाम पर दे दिए मुकेश अंबानी, ठीक है, बीजेपी को, तो पार्टी बीजेपी को हो, कांग्रेस को हो, ये सब समझे, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड कहलाता है। भाई लिखना है लिख लीजिए, और क्या, सिंपल सा है, लिख लीजिए, लिख लीजिए भाई, सब इकोनॉमिक्स का नहीं है, पॉलिटी का है, तो और क्या, इकोनॉमिक्स से क्या मतलब इसमें, उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड या लिखिए चुनावी चंदा, ठीक है, लिखिए,
लिखिए, जनवरी 2018, जनवरी 2018 में चुनावी फंडिंग में सुधार के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की शुरुआत हुई। ठीक है, शुरुआत हुई। देखिए, यह वर्ष में 4 बार जारी किया जाता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ठीक है, जारी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में जारी किया जाता है। दो 2017 एक्ट के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई। 2017 में कानून लाकर बनाया गया था। ठीक है, पैरा छोड़ के लिखिए, कोई भी डोनर यानी दानकर्ता 1 करोड़ तक, कोई भी डोनर 1 करोड़ तक ठीक है, 1 करोड़ तक बॉन्ड खरीद सकता है। कहां से? एसबीआई से। ठीक ना, एसबीआई से ही ये बिकता है। इसमें टैक्स में भी छूट प्राप्त होती है। लेकिन यह उसी पार्टी को लाभ प्राप्त होता है जो पिछले आम चुनाव में 1% कम से कम वोट पाया हो। 1% कम से कम वोट पाया हो। ठीक है, समझ पाए? और ये भी गुणक में जारी होगा। ठीक ना, ये भी गुणक में जारी होता है। ठीक, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। डोनर है, दान करता है। एक्चुअली ये सब बनाया गया है, भ्रष्टाचार का एक माध्यम है। देखिए, एकदम प्रैक्टिकल, ये मत लिख दीजिएगा कॉपी में। ठीक है, ये 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ के गुणक में जारी होता है। ठीक ना, ये सब होता क्या है? फंडिंग कराने का तरीका है। यानी किसी पे आरोप ना लगे कि ये कंपनी ने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया। ठीक है ना? ठीक, हाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और ये लिख लीजिए, और इसमें विदेश से भी चंदा संभव है।
इसमें विवाद तब उत्पन्न हुआ जब इसे आरटीआई के दायरे में कर प्रश्न पूछा गया। किंतु हाँ हाँ बोलिए। विवाद यानी डिस्प्यूट, विवाद तब उत्पन्न हुआ जब आरटीआई के तहत ना क्वेश्चन पूछा गया कि अरे भाई कितना चंदा इकट्ठा हुआ क्या। तो विवाद तब उत्पन्न हुआ जब इसे आरटीआई के दायरे के रखकर प्रश्न पूछे गए, जिसके लिए आरटीआई के एक्ट में परिवर्तन किया गया और इसे आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया। ठीक है, बाहर कर दिया गया। चुनाव आयोग ने इसे प्रतिगामी कदम बताया। प्रोग्रेसिव नहीं, रिग्रेसिव, यानी ये रिग्रेसिव स्टेप था, प्रोग्रेसिव ना होकर रिग्रेसिव स्टेप था, यानी उल्टे चल रहे हैं आप। ठीक है ना। ठीक है, समझ गए। अब देखिए शॉर्टकट में फिर से समझिए। बिल्कुल पॉइंट में समझे। देखिए चुनावी चुनावी बॉन्ड क्या है। वास्तव में पहले से ही राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती रही हैं, कंपनियों से, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, विदेशी फंड, तमाम तरह के विवाद अक्सर आते रहे हैं। 70 सालों में आपने सुना कि फला व्यक्ति को, फला पार्टी को मिला। तो पार्टियों को मिलने वाले चंदे को एक कानूनी ढांचा दे दिया जाए, इसका प्रयास किया गया 2017 में एक्ट को लाकर, और जनवरी 2018 में इसे अमली जामा पहनाया गया। ठीक है, अमली जामा पहनाकर इसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम दिया गया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम दिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में यह कहा गया कि ये बॉन्ड कोई भी डोनर यानी चंदा देने वाला, और आप जानते हैं चंदा जब देते तो वापस नहीं लेते हैं। अभी अनिकेत जी ने पूछा कि चंदा वापस, चंदा है भाई, नाम चंदा है, भले बॉन्ड लगा दिए तो क्या हुआ, वास्तव में ये चंदा है। ठीक है ना, चंदा है। और पार्टियों का कैसे बड़े धंधा, ये वास्तव में चुनावी चंदा को एक कानूनी रूप दिया गया। ठीक है, तो ये वर्ष में 4 बार जारी होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ठीक, एंड अक्टूबर कोई भी व्यक्ति एसबीआई ब्रांच से इसे खरीद सकता है। गुणक में मैक्सिमम 1000 से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ तक जाता है, यानी 1000 के गुणक में खरीदिए और मैक्सिमम 1 करोड़ के गुणक में। ठीक, यानी 1 करोड़ का ही बॉन्ड आपको मिल जाएगा, 1000 का ही बॉन्ड मिल जाएगा। इसमें निवेश करने वालों की नाम गोपनीय होता है, यानी नाम उजागर नहीं किया जाता है। ठीक, दूसरा उसे टैक्स में भी छूट प्राप्त होता है। यह चीज है। विवाद तब उत्पन्न हुआ, विवाद इसमें तब उत्पन्न हुआ जब कहा गया कि यह भी आरटीआई के दायरे में आएगा। ठीक है ना, यह कहा गया कि यह भी आरटीआई के दायरे में आएगा। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं विवाद, एक सेकंड,
हाँ हाँ, जिन्होंने आरटीआई दाखिल किया था, कमोडोर लोकेश बत्रा नाम था उनका, कमोडोर लोकेश बत्रा जी हैं, रिटायर्ड अधिकारी थे, ठीक है ना, रिटायर्ड अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं। तो कोमोडोर लोकेश बत्रा जी ने आरटीआई दाखिल किया और कहा कितने पार्टी को कितने चंदा आए बताइए, ये आरटीआई के दायरे में आएगा। तो फिर गवर्नमेंट ने इस विवाद को दूर करने के लिए इस एक्ट में, किस एक्ट में, आरटीआई के एक्ट में, आरटीआई के धारा 29 में परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो होगा वो आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। यह विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट गया, ठीक है, विवाद तब सुप्रीम कोर्ट गया। चुनाव आयोग का वक्तव्य था, यानी उनका स्टेटमेंट रहा कि ये प्रक्रिया जब आरटीआई के दायरे के बाहर कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया रिग्रेसिव स्टेप होगा, यानी प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने वाला नहीं बल्कि पीछे बढ़ने वाला प्रतिगामी कदम है, ठीक है। तो ये विवाद तब से हुआ। और दूसरी बात, इस जो फंडिंग हो रही है इसमें कंपनियां भी कर सकती हैं, समूह भी कर सकता है, व्यक्ति भी कर सकता है, विदेशी फंड भी आ सकता है, यानी फंडिंग आने का स्रोत कहीं से भी आ सकता है। लेकिन प्राप्त होने की पात्रता यह है जो पार्टी पिछले आगामी चुनाव में 1% वोट पाया हो, आम चुनाव में, आम चुनाव का मतलब लोकसभा वाला चुनाव, ठीक, 1% वोट पाया हो, वही पार्टी इस चंदा को प्राप्त करने का हकदार होगा। ये कैश के रूप में नहीं जमा होता, ये चुनावी बॉन्ड के रूप में होगा। जिस पार्टी के अकाउंट में जाएगा वो पार्टी इस बॉन्ड को भुना सकता है कैश में। इसका उद्देश्य है चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता को बनाना, चुनावी भ्रष्टाचार को रोकना, उद्देश्य स्वच्छ और सुथरा, साफ सुथरा इलेक्शन को बढ़ावा देना, उद्देश्य तो यही है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। अब देवराज जी आपको समझ आ गया होगा, आ गया, क्लियर, आप कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।